हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू विशाल सर फेस इन रियल लाइफ। होप्स आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे आपको पता है अपन सीरीज चला रहे हैं जिसमें अपन 2 चैप्टर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। 10th क्लास का जो पहला चैप्टर था आपका इलेक्ट्रिसिटी, वो ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए थे उसको कवर करने की कोशिश किया मैंने। जो मेरे को लगे कि इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आ सकते हैं, कई बार पूछे हैं पेपर में, वो सब मैंने कवर किए। तो आप होप्स आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक उसके वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो मैं इसके साथ उसकी लिंक डालने वाला हूँ, एक बार देख लेना। 6 मार्क का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर था और बचा हुआ 6 मार्क जो रहेंगे आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और टोटल आपका फिजिक्स का क्वेश्चन 12 मार्क का आने वाला है। सीबीएसई ने पैटर्न इशू किया उस हिसाब से 12 मार्क का आपका फिजिक्स का क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें 6 मार्क आपका इलेक्ट्रिसिटी था और 6 मार्क मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। राइट, मैंने इस पर बहुत स्टडी किया, उस हिसाब से बता रहा हूँ आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की केस स्टडी आने के चांसेस बढ़ गए हैं। ये बात ध्यान रखो कि जो भी केस स्टडी आएंगी चांसेस ज्यादा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की आएंगी। मतलब 4 मार्क का जो क्वेश्चन आने वाला है वो आपको सेंटर पे ही सॉल्व करना है, वक्त पे ही सॉल्व करना है। राइट, तो 6 मार्क्स में 4 मार्क आपके जा चुके केस स्टडी में, जो आपको वक्त पे सॉल्व करना है, बचे 2 मार्क। तो अभी तक जितने पेपर में क्वेश्चन आए जो अच्छे लगे मेरे को वो लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसके पहले मैं पार्ट 1 ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ अपने चैनल पे, तो होप्स आपने देखे होंगे पार्ट 1। उसमें मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन पूछा था, आज अपन उसको डिस्कस करने वाले। पहले जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जितना हो सके उतना इसको शेयर करो। कुछ डाउट हो तो कमेंट करो। राइट, मैं अपने साइड से मेहनत कर रहा हूँ, एग्जाम पास में आ रही है, होप्स आप भी कर रहे होंगे। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपको, देखो वहां पे स्क्रीन पे आ रहा क्वेश्चन। मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था इसके अंदर, डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को डिफाइन करना है। राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो वर्ड है इसको आपको डिफाइन करना है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हाउ यू डिफाइन, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड का मीनिंग समझो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है 2 कॉइल का। एक को बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, एक को बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। जब आप प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट फ्लो करते हो, करंट की वैल्यू चेंज करते हो, है ना, करंट का वैल्यू चेंज कर रहे हो, करंट मतलब विद एनी यूरोस्टेट वगैरह इस वैल्यू आप चेंज कर रहे हो, तो करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस प्राइमरी चेंज होती है ना। जो मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कॉइल में चेंज होती है, उसके कारण जो बाजू में सेकेंडरी कॉइल है उसमें करंट इंड्यूस्ड होता है। यू नो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, जिसमें अपन इंड्यूस करंट की बात करते हो। राइट, वही कंसेप्ट यहाँ पे, दैट होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हायर क्लासेस में इसको थोड़ा डिटेल में जाओगे, आप 12th में जाते हो तो म्यूचुअल इंडक्शन कंसेप्ट आ जाता है, जो अपन ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं उसमें आता है। तो ये जो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल है, ये वर्ड ट्रांसफार्मर करके टॉपिक है 12th में, उसमें से आते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में कॉइल रहती है दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी, जो अपन एसी में इनको लगाते हैं। और जो सेकेंडरी कॉइल रहती है आउटपुट पे, जिसपे अपन आउटपुट जिससे लेते हैं अपन, वहां करंट इंड्यूस्ड होता है, उसको अपन इंड्यूस करंट बोलते हैं। यू नो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल आपको पता ऑलरेडी। दैट होल फिनोमेना इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो यहाँ पे अपन हाईलाइट किया। देखो, द फिनोमेनन ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस करंट, ये देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। इंड्यूस करंट वर्ड आना जरूरी है, मैं बार हरदम बोलता हूँ। जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको अंडरलाइन करो, ताकि वैल्यू को समझे कि आपका नॉलेज क्या है। कि आप पेपर के साथ तो जाओगे नहीं, समझ में क्या होता है। यहाँ पे आपको वर्ड अंडरलाइन करना है, इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट कहाँ प्रोड्यूस होगा, ऑलवेज सेकेंडरी में, है ना। वही लिखा है यहाँ पे, इन ए क्लोज कॉइल ड्यू टू द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। देखो कहाँ पे चेंज कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ चेंज कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड आपको प्राइमरी में चेंज करना है। मैग्नेटिक फील्ड आपको प्राइमरी कॉइल में चेंज करना है, जो उसके बाजू में दूसरी कॉइल रहेंगी, क्लोज कॉइल जो रहेंगी, उसके अंदर आपको इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करना है। दैट होल फिनोमेनन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। राइट, यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल का वर्ड यूज नहीं किया मैंने, दिख रहा हूँ आपको यहाँ पे, यहाँ मैंने प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल वर्ड लिखा नहीं है यहाँ पे, बिकॉज 10th क्लास में ये 2 वर्ड नहीं है। बट एक्चुअली फिनोमेनन जो होता है दिस इज बिकॉज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, इसलिए आप इससे बोला है कि क्लोज कॉइल। ये जो क्लोज कॉइल रहती है आपकी सेकेंडरी रहती है, उसमें आपको करंट इंड्यूस करना है। किसका इंड्यूस करना है, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो होप्स आपको समझ में आया होगा। चलो अपन आगे बढ़ रहे हैं, आज का पार्ट 2 चालू कर रहे हैं अपन। समझ के करो क्वेश्चन, रट्टा मत करो, बार हरदम बोलता हूं, सब क्वेश्चन को समझो। कम पढ़ा तो चलेगा, ए से लेके डब्ल्यू जेड तक मत पढ़ो, पर डब्ल्यू तक पढ़ो तो ईमानदारी से पढ़ो, कभी याद रखो। राइट, चलो मैं आगे बढ़ता हूं। अपन ऑलरेडी इसके पहले पार्ट 1 में अपन ने ऑलरेडी 10 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, जो पेपर में आ चुके हैं। अपन अब 11वें क्वेश्चन तक बढ़ रहे हैं।
हाउ इज इंड्यूस करंट इन ए सेकेंडरी कॉइल। देखो यहाँ पे उसने बोला है सेकेंडरी कॉइल वर्ड आ रहा है। देखो मैं पहले बोला इंड्यूस करंट आता है आपका सेकेंडरी कॉइल में आता है। रिलेटेड टू द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। देखो प्राइमरी कॉइल में आपको करंट चेंज करके सेकेंडरी में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करना है। अभी आपको बताया था होल फिनोमेना इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, वो उसका आंसर आएगा। देखो बहुत पहले आया हुआ क्वेश्चन है, बाद में भी आया होगा, ये 2 मार्क के लिए आया था, तो आपको सिर्फ लिखना था किसका दैट होल फिनोमेना, वो यहाँ पे बोला हुआ है। व्हेन अ करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज चेंज, इंड्यूस करंट इन द सेकेंडरी कॉइल क्या गेट सेट अप, दिस इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो भी अपन थोड़ी देर पहले देखे, दिस इज बिकॉज ऑफ, अभी अपन थोड़ी देर पहले देखे, दिस इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है जो आपको वहां पे बोलना है, राइट। यहाँ वो पूछा हाउ इज इंड्यूस करंट इन द सेकेंडरी कॉइल रिलेटेड टू द प्राइमरी कॉइल। इसका मतलब ये होगा करंट चेंज करते हो प्राइमरी कॉइल का, करंट चेंज करते हो तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होंगी प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस। तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस चेंज होंगी तो ऑटोमेटिकली जो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, देखो प्राइमरी मैंने करंट बोल रहा हूँ, प्राइमरी में जब बोल रहा हूँ सिर्फ करंट की बात कर रहा हूँ, और मैं जब सेकेंडरी की बात कर रहा हूँ, सेकेंडरी में जब बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं इंड्यूस की बात कर रहा हूँ। ये बात को ध्यान से समझ लो क्या बोल रहा हूँ। ये फर्क था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल। राइट रूल में इंड्यूस्ड वर्ड आता था, लेफ्ट हैंड रूल में कभी इंड्यूस्ड वर्ड नहीं आया। देखो आप जब राइट हैंड रूल पढ़ोगे फ्लेमिंग का तो वहां पे आपने इंड्यूस्ड वर्ड यूज किया है, इंड्यूस करंट, याद होगा तो। नहीं याद होगा तो प्लीज मेरे चैनल पे आके देखो, मैं इसमें लिंक भी डाल रहा हूँ वीडियो की, मैंने इसमें फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी डिफाइन किया हूँ, मैंने फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल को भी आप एक्सप्लेन किया हूँ, तो आपको देखना है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, नेम एनी वन मेथड टू इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट, देखो बार बार वर्ड वही आ रहा है, इंड्यूस करंट इन द कॉइल। एक ही मेथड का नाम बताना है, सबसे बेस्ट मेथड है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। होप्स आपको समझ आ रहा हो क्या बोल रहा हूं मैं। एक मेथड का नाम बताने को बोला है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसी को उसने फोकस किया है ज्यादातर। देखो आगे आंसर है उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैं बार बार बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल पे काम करते हैं अपन। चलो होप्स आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहा है अपन, थोड़ा सोचो इस क्वेश्चन पे। What are permanent magnet and electromagnet? Give two uses of each. आपको इसके यूजेस बताने हैं, राइट। देखो परमानेंट मैग्नेट ऑलरेडी आपने देखे हो, बार मैग्नेट देखे हो आप लोगों ने, आपको याद होगा तो। आपने स्पीकर का मैग्नेट देखे होंगे, आपको याद होगा तो। दे आर द परमानेंट मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है इसके पहले आपको डिस्टिंग्विश करा के दिया हो, नहीं देखा होगा पार्ट 1 देख लो, उसमें डिस्टिंग्विश करा के दिया दोनों के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं और परमानेंट मैग्नेट क्या होते हैं, इसका मैंने आपको डिस्टिंग्विश करा के दिया हो। उसी पॉइंट पे उठा के रखना है आपको, और कुछ नहीं करना है। साथ में उसके यूजेस देना, कहाँ यूज करते हैं। 2 यूजेस बोल रहे हैं अपन, 2 बोले 3 दे देंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको पता रहना चाहिए जो परमानेंट मैग्नेट रहते हैं, डिस्टिंग्विशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। पार्ट 1 देखिए इसका, पार्ट 1 देखना, इसका आपको समझ में आएगा। वही यहाँ पे आपस से अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। परमानेंट मैग्नेट में क्या होता था आपको याद होना चाहिए कि उसके पोल्स फिक्स रहते थे, है ना, उसकी पोल स्ट्रेंथ फिक्स रहती थी, याद होगा तो। उसको अपन चेंज नहीं कर सकते थे, जो एडवांटेज था इलेक्ट्रोमैग्नेट का कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट इज आल्सो कॉल्ड एज आर्टिफिशियल मैग्नेट, पता होगा तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलो मैं आंसर की तरफ बढ़ता हूं। ये देखो परमानेंट मैग्नेट एज फिक्स, पहले बोल चुका हूं, इसकी वैल्यू यहाँ पे मेन वर्ड है फिक्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल। वी कांट चेंज देयर पोल, है ना, परमानेंट मैग्नेट है वो। बार मैग्नेट देखेंगे आपने लैब में, आपने स्पीकर मैग्नेट देखेंगे आप लोगों ने, राइट। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट, देखो अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, कैन नॉट चेंज, ये आप चेंज नहीं कर सकते हो, राइट। जो अपन इलेक्ट्रोमैग्नेट में कर सकते हैं, जिसको अपन आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हो, आपके हाथ में कंट्रोल में, आपको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलपिंग डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू करंट, जितना आप करंट बढ़ाओगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाती है। वो यहाँ पे बोला है। व्हेन अ सॉफ्ट आयरन, यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेट चालू हो गया, व्हेन अ सॉफ्ट आयरन रॉड इज प्लेस्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, सोलेनॉइड इसके पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको याद होगा। इट बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ध्यान दो बात पे क्या बोल रहा हूँ मैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज, पहले पता चाहिए उसको इंक्रीज करना है और डिक्रीज करना है, आपके हाथ में है, जो परमानेंट मैग्नेट में आप नहीं कर सकते हो। मैंने पॉइंट आपको डिस्टिंग्विश में बताया था, याद होगा तो। कैसे चेंज करोगे, करंट का वैल्यू कम ज्यादा करो, करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएंगे, करंट घटाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएंगे, वो यहाँ पे बोला हुआ है। बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, देखो बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, किसको चेंज करना है, द करंट फ्लोइंग इन द सोलेनॉइड, राइट। मतलब विद द हेल्प ऑफ करंट वी कैन control the magnetic field, right. The polarity of the electromagnet can be changed, polarity का आपको चेंज करना है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर दो। इसके पहले बताया था मैंने आपको, जहां पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का लगा है वहां पे नेगेटिव डाल दो, जहां नेगेटिव है पॉजिटिव कर दो, पोलैरिटी चेंज कर दो उसकी। वी कैन चेंज द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, वो यहाँ पे बोला गया है। जो परमानेंट में फिक्स थे
यहाँ वी कैन चेंज द पोलैरिटी ऑफ, ये देखो यहाँ लिखा है चेंज कर रहे हैं अपन, किससे चेंज कर रहे हैं? बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द सोलेनोइड। होप्स आपको पॉइंट क्लियर होगा। ये ऑलरेडी पॉइंट मैं डिस्टिंग्विश में कर चुका हूँ, राइट। अब यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट क्या है? परमानेंट मैग्नेट्स आर यूज्ड इन लाउड स्पीकर्स एंड सिंपल इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स। इलेक्ट्रिकल मोटर्स में जो होता है, आपके घर में वॉशिंग मशीन होंगी, आपके घर में क्या बोलेंगे मिक्सर होगा, उसमें यूज हो रहा है, तो दे आर द, उसमें अपन मैग्नेट यूज करते हैं। मैंने आपको नहीं देखे होंगे, देखना, मैंने एक वीडियो डाला हूँ अपने इस पे चैनल पे, जिसमें मैंने बैटरी मैंने उसमें क्या होता है मोटर को खोल के दिखाया हूँ, उसके अंदर मैंने मैग्नेट दिखाया हूँ, परमानेंट मैग्नेट रहते हैं, आउटशू मैग्नेट जिसको बोलते हैं अपन, वो यहाँ पे बोला गया है। यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये हो गया आपका परमानेंट मैग्नेट। यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल्स। इलेक्ट्रिक बेल्स अगर घर में होंगी, प्रिकॉशन लेके खोल के देख सकते हैं आप उसको, प्रिकॉशन लेके काम करना। इलेक्ट्रिक हॉर्न्स जो यूज करते हैं अपन टेलीविजन में, जो यूज कर रहे हैं, यू नो पिक्चर ट्यूब वगैरह वगैरह में यूज होते हैं, वहां पे अपन यूज कर रहे हैं, दे आर ऑल आर द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, राइट। सिंपल ध्यान में रखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होते हैं जब तक करंट फ्लो हो रहा है तब तक ही वो जिंदा रहेंगे। करंट जीरो कर दो, बटन ऑफ कर दो, ऑटोमेटिक सब ऑफ हो जाता है, राइट। जब भी इलेक्ट्रिसिटी से कुछ हाथ लगाते हो, उसमें कुछ आप करना चाहते हो, तो प्लीज थोड़ा प्रिकॉशन लेके काम करते जाओ, नहीं तो रिस्क हो सकती है उसके अंदर, राइट। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द फिगर, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, आपने भी देखे होंगे, कई मार्केट में कई सेट्स अवेलेबल, उसमें आपने देखे होंगे। इन द फिगर बिलो आइडेंटिफाई द पोल्स मार्क पी एंड क्यू। ये पी दिख रहा है आपको, क्यू दिख रहा है, इसका पोल्स को आपको बताना है एज ए नॉर्थ पोल और साउथ पोल। उसने आपको और करके दिया है यहाँ पे, यू डिसाइड, आपको डिसाइड करना है। गिव द रीजन फॉर योर आंसर्स। ये आया पेपर में आ चुका क्वेश्चन, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि फील्ड लाइंस आ रही है कि जा रही है। ये देखो, ये पी से बाहर निकल रही है, ये भी पी से बाहर निकल रही है, या क्यू से देखो ये भी बाहर निकल रही है। सोचो थोड़ा सा, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है तो कौन सा पोल रहता है? बाहर मैंने आपने ऑलरेडी देखे, एक से एंटर करती है, एक से लीव करती है। जहां से लीव करती है दैट पोल इज कॉल्ड एज, यस वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से बाहर आती है, यहां से भी बाहर निकल रही है, यहां से बाहर निकल रही है। और एक और बात समझ में आ रही है कि देखो आपस में, देखो ये आपस में ओवरलैप नहीं हो रही है। आपको ऑलरेडी प्रॉपर्टी पता है, आपको ऑलरेडी पता है लाइक पोल ऑलवेज रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल ऑलवेज अट्रैक्ट। इसका मतलब दोनों जो पोल रहेंगे, कौन से पोल रहेंगे? ये अगर एरो अंदर के साइड रहते थे तो पोल का नाम चेंज हो जाता था। एरो बाहर के साइड जा रहे, इधर बाहर जा रहा है, इधर भी बाहर जा रहा है, इधर भी बाहर जा रहा है, इधर भी बाहर जा रहा है, हाँ कौन सा पोल होगा? दैट इज कॉल्ड एज नॉर्थ पोल। वो यहाँ लिखा है, बोथ पी एंड क्यू आर नॉर्थ पोल्स। देखो बोथ बोले, बोथ पी एंड क्यू आर नॉर्थ पोल बिकॉज उसका जो डायरेक्शन है आउटवर्ड साइड है, बाहर के साइड में दिख रहा हूँ आपको। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल, आपको ऑलरेडी कंसेप्ट पता है चाहिए, मैं पहले बता चुका हूँ। नॉर्थ से निकलती है, साउथ के अंदर जाती है ना। अपन जब आउटर व्यू देखते हैं मैग्नेट का, आउटर साइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखते हैं, तो ऑलवेज मूविंग फ्रॉम एन टू एस। इनर व्यू देखेंगे तो दे आर मूविंग फ्रॉम एस टू एन, बट वी ऑलवेज कंसीडर आउटर व्यू, राइट। तो दे आर मूविंग फ्रॉम एन टू एस, ये आपको पता रहना चाहिए। तो होप से क्वेश्चन समझ में आऊंगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 15। स्टेट द फैक्टर्स, फैक्टर्स बोला है ना, एक से ज्यादा बताने हैं, फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स। किस पे डिपेंड है वो बताना है। स्टेट द रूल्स विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, स्टेट द रूल्स विच गिव्स डायरेक्शन। ये क्वेश्चन तो मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, वापस यहाँ पे रिपीट हो रहा है। मैं बोला क्वेश्चन रिपीट होते हैं, देखो यहाँ पे रिपीट दिख रहा है आपको, या रिपीटेशन दिख रहा है, कई बार पूछ चुके हैं। तो ऑन विच फैक्टर डिपेंड्स, सोचो थोड़ा सा, काय पे डिपेंड रहेंगे? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ काय पे डिपेंड रहती है? पहले अपन बता चुके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं अपन। आर्टिफिशियल मैग्नेटिक पर काम कर रहे हैं, तो आपको पता है किस पे डिपेंड रहती है। सोचो थोड़ा सा, मैं आंसर बता रहा हूँ आप लोग। होप्स आपको याद आ रहा हो, काय पे डिपेंड रहती है? यस, काय पे डिपेंड रहती है? क्या पहला फैक्टर क्या है, किस पे डिपेंड रहती है? जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज नथिंग बट क्या रहता है? करंट रहता है। याद आया क्या? करंट अभी थोड़ी देर पहले बताया, करंट से आप कंट्रोल कर रहे हो उसको, देखो आएगा आंसर में। The strength of magnetic field at a point due to the current carrying conductor depends on the strength of the electric current। पहले बताया इलेक्ट्रिक करंट कितने इस पे एम्पीयर में फ्लो कर रहा है, फ्लोइंग इन द कंडक्टर, है ना, उसको आप वेरी करोगे, हिसाब से उसकी फील्ड भी वेरी होंगे। दूसरा रहता फैक्टर डिस्टेंस, जो कंडक्टर है जिसके अंदर से करंट पास करो, उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है, डिस्टेंस बढ़ते जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड वीक वीक होते जाएंगी। वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द कंडक्टर, देखो डिस्टेंस दूसरा फैक्टर है डिस्टेंस, यू नो डिस्टेंस को इनवर्सली रहता है और करंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की आपको पता रहना चाहिए, है ना। हायर क्लासेस में हम इसको कैपिटल बी से डिनोट करते हैं,
जो कैपिटल बी रहता है ना, कैपिटल बी जो रहता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो रहेगा आपका जो बी रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। मैं लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे आपको, जो कैपिटल बी रहता है, ये जो बी रहता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट रहता है। जितना आप करंट बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। और जो बी रहता है ये केस में, ये जो बी रहता है सेकंड केस में, ये प्रोपोर्शनल टू 1/r बोलो 1/d बोलो, r उसका डिस्टेंस है ना, कहाँ से, कंडक्टर से जिसका ऊपर आप करंट पास कर रहे हो। तो दो पैरामीटर याद रखो। उसका उसने पूछा था गिव द डायरेक्शन स्टेट द रूल का नाम बताना है जो आपको बताता है कि जो उसको डिसाइड कर रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड को। तो ऑलरेडी में आपको पता है राइट हैंड थंब रूल आपको ऑलरेडी पता है, मैं डिटेल वापस से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हूँ क्वेश्चन नंबर 4 में, पार्ट 1 देख लेना। इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था अपने चैनल पे, उसको देख लो, पार्ट 1 बोला हूँ मैंने उसको, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 पे जाना, आपको राइट हैंड रूल का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। राइट हैंड रूल भी अलग से अपलोड किया हूँ, वो भी आप देख सकते हो, राइट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक भी मिल जाएंगे आपको, मैं दे दूंगा आपको। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 16, ओरिजेंटल पावर लाइन कैरिंग करंट इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। देखो क्या बोल रहा हूँ, ईस्ट टू वेस्ट बोला, ध्यान देना थोड़ा सा। हाँ, ईस्ट टू वेस्ट जाना है अपने को, है ना, ईस्ट टू वेस्ट बोल रहा हूँ। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट इन द पावर लाइन एट अ पॉइंट कहाँ पूछ रहा, अबव एंड एट अ पॉइंट कहाँ पूछ रहा, बिलो, है ना। अबव भी देखना है, बिलो भी देखना है, राइट। ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं अपन, यू नो, आपको 4 डायरेक्शन पता होंगे तो सोचो थोड़ा सा, फिर उसका आंसर बताता हूँ। ये भी पेपर में आए हुए क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, सोचो थोड़ा सा क्या होना चाहिए। अगर आपको राइट हैंड थंब रूल पता है तो यू गेट द आंसर, इजी है, सिर्फ राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते आना चाहिए आपको। चलो होप्स आपने सोच लिया होगा, मैं बढ़ता हूँ आगे, देखो क्या होगा। ये देखो, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट अबव बोल रहा है, अबव द पावर लाइन, ये पावर लाइन जा रही है यहाँ से, करंट जा रहा है, करंट कहाँ से जा रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन दिख रहा है आपको, करंट कहाँ से कहाँ बोला था उसने, डायरेक्शन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये देखो करंट आपका जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट, ये डायरेक्शन में जाना है आपको, ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ, तो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन जा रहे हैं। आपका राइट हैंड पकड़ो ऐसा, थंब को डायरेक्शन ऑफ करंट में रखो, देखो मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो क्या हो रहा है फ्रॉम, अब डिपेंड आप देखो, ये देखो वो बता रहा है ईस्ट वेस्ट से घूम रहा है ना, सिंपल कंसेप्ट बताया था आपको। अगर अपने स्ट्रेट पेंडुलम पकड़े थे तो हम ऐसे जा रहा था, ऐसा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा था, तो वही यहाँ पे आपको बताना है। तो जब ऊपर से देख रहे हैं आप, है ना, एक कंडक्टर है उसके ऊपर से आप अप्लाई कर रहे हो, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कर रहे हो, तो कहाँ से कहाँ मूव हो रही है, दे आर मूविंग फ्रॉम, नीचे से ऊपर जा रहे हैं अपन। जब नीचे से ऊपर जाते हैं देखो एस से, इधर एस आ जाएगा आपका, इधर में आपका एस आ जाएगा, यहाँ पे आपका एस है, इधर आपका एन है, राइट। तो अपन यहाँ से यहाँ देख रहे हैं इसको, यहाँ से यहाँ देख रहे हैं, अपर डायरेक्शन में देखोगे तो दे आर मूविंग फ्रॉम, कहाँ से कहाँ मूव होंगे, दे आर मूविंग फ्रॉम साउथ से लेके नॉर्थ की तरफ, राइट। अगर ऊपर में साउथ से नॉर्थ है तो अपन ऐसा जा रहे तो नीचे में कहाँ से आएंगे, फ्रॉम नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ जाओगे आप, तो ही बोला गया है। तो होप्स आपको समझ में आऊंगा, ये अबव हो गया। जब बिलो की बात करो, बिलो में उल्टा हो जाएगा, ये साउथ से नॉर्थ था तो नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ जाना पड़ेगा आपको, राइट। तो होप्स से क्वेश्चन समझ में आऊंगा, सिंपल क्वेश्चन था, करते आना चाहिए आप लोगों को। चलो आगे बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, ये देखो एक ही क्वेश्चन को अलग अलग फॉर्म में पूछा गया है। अ मैग्नेटिक कंपास, होप्स आपने देखे, इसके पहले बता चुका हूं आपको, इज प्लेस नियर करंट कैरिंग वायर, व्हाट विल यू ऑब्जर्व, क्या होगा व्हेन द करंट, कोई केसेस बता रहा हूं उसके अंदर, व्हेन द करंट इन द वायर इज इंक्रीज, करंट को बढ़ाना है, करंट को बढ़ाना है बोल रहा हूं। when the magnetic compass is displaced away जा रहा, मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड आ गया अपन, अभी अपन ने देखा डायरेक्ट क्वेश्चन, इनवर्स क्वेश्चन, अभी अपने कंसेप्ट देखे, बस वही अप्लाई करना है, उसी को उसने और में इस टाइप से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। A magnetic compass shows a deflection near a current carrying wire. How will the deflection of the compass get affected if the current, देखो यहाँ से कंडीशन चालू होगी, if current in the wire is increased, इसके पहले इसमें भी उसे increase ही पूछा था, ऊपर में देखो is increased दिख रहा होगा, तो सपोर्ट योर आंसर विद रीजन, सीबीएसई सैंपल पेपर में आ चुका है, उसके बाद भी आ चुका है, आपको क्वेश्चन समझ में आऊंगा, क्वेश्चन देख लो अच्छे से और सोचो थोड़ा उसके ऊपर क्या हो रहा है। कल से वही याद रखो कि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, बस उसी में उसका आंसर है, वही वहां पे लिखना है आपको और कुछ नहीं है। तो आपको समझ में आऊंगा। चलो मैं आगे बढ़ता हूं आंसर की तरफ, देखो यहाँ पे we observe that the deflection of the needle of the magnetic compass increases, because आपने करंट बढ़ाया है,
करंट को आपने इंक्रीज बोला है, करंट को आपने इंक्रीज बोला है, तो अभी मैंने बताया कि जो बी रहता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, जो बी रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई रहता है। अगर मैं आई को बढ़ाता हूँ, अगर आई की वैल्यू बढ़ाता हूँ मैं, तो ऑटोमेटिक बी बढ़ जाएगा, वो यहाँ पे बोला है। बी बढ़ गया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई तो कंपोज होगा, मोर डिफ्लेक्शन देगा वो। वी ऑब्जर्व दैट द डायरेक्शन ऑफ द नीडल, देखो क्या बोल रहे हैं, द डायरेक्शन ऑफ द नीडल ऑफ द कंपास इंक्रीजेस, इंक्रीज हो जाएंगी। दिस इज बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, पहले बताया था बी की बात कर रहा हूँ, ये बी की बात कर रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू द करंट कैरिंग वायर इंक्रीजेस। When the current in the wire is increased, they are directly proportional to each other. Simple concept याद रखना, B proportional to I। दूसरा जो क्वेश्चन था उसके अंदर, when the magnetic compass is displaced away, अवे जा रहे हैं मतलब R को बढ़ा रहे हैं आप। जब R को बढ़ाए तो उसके पहले मैं बता चुका हूँ, अगर आप R को बढ़ाते हैं तो B और R जो आपस में रिलेटेड रहते हैं वो इनवर्सली रहते हैं, 1/R में चले जाते हैं, इनवर्सली रहते हैं। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वीक होते जाएंगी, वो यहाँ पे बोला गया। वी ऑब्जर्व दैट रिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास डिक्रीजेस, ये देखो यहाँ पे वर्ड आ रहा है डिक्रीजेस, बिकॉज आपने डिस्टेंस बढ़ा दिया तो ये वैल्यू आपकी डिक्रीज हो जाएंगी। दिस इज बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू करंट कैरिंग वायर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द डिस्टेंस ऑफ द वायर। क्यों अवे जा रहे थे, अवे जा रहे हो तो आर को आप बढ़ा रहे हो। मैं फॉर्मूले पे डायरेक्ट नहीं जा रहा, सिर्फ आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी कंसेप्ट समझा रहा हूँ। हायर क्लास में जाओगे तो वहाँ पे आपको आते अलग लॉ आते हैं, इनवर्स के लॉ से भी फेमस है, आगे आपको अभी यहाँ पे नहीं है इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं। सिर्फ याद रखो, एक को डायरेक्ट लेता है, एक को इनवर्स लेता है, सिर्फ याद रखना। डायरेक्टली है तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा ये भी घटेगा। इनवर्सली है, ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, ये कम होगा तो ये बढ़ जाएगा, बस इतना याद रखना आपको, राइट। तो उससे क्वेश्चन समझ में आऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, सब पेपर में आया हुआ क्वेश्चन लिया मैंने। Draw a diagram to show how a magnetic needle deflects when displaced above। देखो आपस से आ गया है, ये आपका चार्ट छोड़ने वाला नहीं है, above below दोनों पूछ रहा हूँ। और straight carrying conductor, इसके पहले स्टेप का क्वेश्चन आ चुका है। करंट डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कंडक्टर, यहाँ पे आपको डायग्राम ड्रॉ करना है ना, वही सेम जाना है, सेम जाना है आपको। यहाँ पे आपको पता ऑलरेडी, अपन इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं, वही यहाँ पे दिखा रहे। देखो ये कंडक्टर है, ये आपका कंपास है, यहाँ दिख रहा होगा आपको। उसके और सपोर्ट देने के लिए मैं और उसमें ऐड किया हूँ, ये देखो, ये आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में टीचर ने आपको पढ़ाया होगा। यू नो SNOW रूल, यू नो NOAC रूल, दो रूल होते हैं, पता होगा तो आप लोगों को। यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ बैटरी लगाई हुई दिख रही है, पॉजिटिव टर्मिनल दिख रहा है, करंट का डायरेक्शन दिख रहा है, करंट मूविंग कर रहा है फ्रॉम S to N की तरफ जा रहा है। जब S to N की तरफ जाएगा करंट, यहाँ डिफ्लेक्शन दिख रहा है आपको, देखा डिफ्लेक्शन देखो किधर मूव हो रहा है। जब N to S डिसाइड हो गया तो आपके पास क्या बचा, क्या बचा आपके दो डायरेक्शन बचे, साउथ नॉर्थ आपने डिसाइड कर दी, अब वेस्ट बचाओ ईस्ट बचा है। तो SNOW क्या बोलता है, जब करंट मूव कर रहा है, करंट कहां से कहां मूव कर रहा है, फ्रॉम S से N की तरफ मूव कर रहा है, या लिखा है स्नो रूल्स स्टेट्स दैट इफ द करंट इन द फ्लोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट कहां से कहां मूव रहा है, फ्रॉम साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है डायरेक्शन में, एंड द मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस्ड ओवर SNOW में O फॉर ओवर है यहाँ पे, तो उसका जो डिफ्लेक्शन आएगा, यहाँ दिख रहा है आपको, जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो किधर होगा, टुवर्ड्स वेस्ट के साइड में होगा। द नीडल ऑफ द कंपास रिफ्लेक्टेड इन द वेस्ट डायरेक्शन। वो अगर आपने करंट का डायरेक्शन चेंज कर दिया, यहाँ पे आपने करंट का डायरेक्शन चेंज किया, देखो यहाँ करंट का डायरेक्शन विद द चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी, आपने बैटरी की पोलैरिटी चेंज करके उसका डायरेक्शन करंट चेंज कर दिया, यहाँ पे दिख रहा है आपको, चेंज किया आपने, बैटरी पोलैरिटी चेंज, बैटरी की जो पोलैरिटी थी वो चेंज कर दिया आपने। जो यहाँ पे पहले आपका पॉजिटिव था, वहां पे आपने निगेटिव डाले, निगेटिव पॉजिटिव कर दिए तो डायरेक्शन गेट रिवर्स। जैसे आपने डायरेक्शन रिवर्स के, जो डायरेक्शन पहले करंट मूव हो रहा था फ्रॉम S to N की तरफ मूव हो रहा था, नाउ इट इज मूविंग फ्रॉम N to S। होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो SNOW को रिप्लेस किया जाता बाय NOAC, पता होगा तो जब डायरेक्शन ऑफ करंट मूव हो रहा फ्रॉम नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ, तो उसका जो डिफ्लेक्शन होगा, जो पहले वेस्ट की तरफ जा रहा था वो अब मूव हो जाएगा टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ, वो यहाँ पे लिखा हुआ अपन ने। The direction or deflection of the magnetic needle due to current passing through a conductor can be found by using, swimming, इसको ये भी रूल, स्विमिंग रूल भी बोला जाता है उसको, as shown in figure है, यहाँ पे जो अपन ने दिखाया है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे वही डिफ्लेक्शन दे रहा है, डायरेक्शन का ए डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका डायरेक्शन डिफ्लेक्शन जो है नीडल इस साइड से जाएगा, उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया तो उसका डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो उसको आपको समझ में आऊंगा। मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, a student performs an experiment to study the magnetic effect of current around a carrying current
conductor with the help of magnetic compass. क्या रिपोर्टेड कर रहा है उसने रिजल्ट क्या रिपोर्ट किया? द डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास, डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास इंक्रीजेस व्हेन द कंपास इज मूव अवे, अवे के लिए इंक्रीज बोला भाई, यही गड़बड़ है जो भी गड़बड़ है, फ्रॉम द कंडक्टर, देखते हैं अपन बाद में. द डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास इंक्रीजेस when the current carrying conductor is increased. Which of the above observation of the student appears to be wrong and why? भाई गलती ढूंढना है, उसमें तो अपन एक्सपर्ट है ना है ना, एक्सपर्ट है ना अपन, उसमें कैसे ढूंढ लूंगे? बस वही दो कॉन्सेप्ट अगेन घूम के कहीं पहुंच रहे हैं अपन, बी एंड आई के अंदर, राइट? क्या बोल रहा हूँ, डबल से क्वेश्चन देखो. The degree of reflection of the magnetic compass increases बोल रहा हूँ when the compass is move away, away मतलब R को बढ़ा रहे, R बढ़ा रहे तो बोलता है डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो जाएगा, राइट है क्या? सोचो थोड़ा. The degree of deflection of the magnetic compass increases when the current carrying conductor, देखो यहाँ पर समझ में आ रहा हूँ. Yes, which one is right? चलो राइट नहीं बताना तो रॉन्ग बताना है, चलो रॉन्ग बताओ, which one is wrong? Yes, जो स्टेटमेंट वन है वो रॉन्ग है. क्यों रॉन्ग है? क्यों रॉन्ग है? वही कंसेप्ट जो बताया था हमको, डायरेक्टली इनवर्स वाला कंसेप्ट, है ना? तो आपको पता रहना चाहिए कि आप अवे जा रहे हो मतलब आर को बढ़ा रहे हो तो ये फील्ड बढ़ेंगी नहीं, ये फील्ड घटेंगी. देखो आंसर देखो, वन इज इनकरेक्ट बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस व्हेन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस. पहले बता चुका आपको, इसके पहले बोल चुका हूं मैं आपको, इसके पहले क्वेश्चन बताया था मैंने आपको, जो बी है और जो आर है इनमें रिलेशन जो है आपका इनवर्सली है. यहाँ उसने अगर डिक्रीजेस बोला होता, देखो आर को बढ़ा रहे, यहाँ उसने क्या बोला है, डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक डिक्रीजेस यहाँ वर्ड बोला होता तो ये बात हजम हुई होती है, क्वेश्चन का जो पहले स्टेटमेंट वो भी राइट हो जाती थी, बट उसने यहाँ पे क्या बोलते हैं, इंक्रीज बोल दिया, यहाँ गड़बड़ कर दिया उसने. इसलिए उसका जो आंसर आएगा आपको समझ में आ रहा होगा कि बी और आर जो है, ये जो बी है और ये जो आर है इनवर्स होने के कारण क्या होगा, वो आंसर आपका जो दिया था स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया. क्यों इनकरेक्ट हो गया? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज with the increase in the distance. देखो with increase in the distance को बढ़ाते हो तो इसकी magnetic field की वैल्यू डिक्रीज होना चाहिए, जो उसने इंक्रीज बोला है. From the conductor, hence the degree of deflection of the magnetic compass decreases when the compass is moved away from the conductor. और दूसरे स्टेटमेंट है बरोबर थी, degree of deflection of the magnetic compass depends on the strength of magnetic field produced by the current. देखो produced by किस पे डिपेंड हो गया, produced by current carrying conductor, दिख रहा क्लियर कट यहाँ पे. मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएंगी जब आप क्या करोगे, करंट बढ़ा दोगे, विद द इंक्रीज इन द करंट ऑफ द कंडक्टर. हेंस द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास इंक्रीजेस. सिंपल कंसेप्ट था, यहाँ पे इनवर्सली लग गया, यहाँ पे आपका जो कंसेप्ट लगा वो लग गया डायरेक्टली. बी जो था आपका ई प्रोपोर्शनल टू क्या था, आई था. आई को बढ़ा रहे आप, आई अगर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आई इंक्रीज कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली बी भी बढ़ेगा. आई को घटा रहे हो आप, आई को डिक्रीज कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली बी भी डिक्रीज होगा. एक कंसेप्ट ध्यान रखो, होप्स आपको समझ में आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ रहे हैं अपन. स्टेट वेदर एन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल बोला है, दिमाग में बत्ती जली क्या? अल्फा पार्टिकल बोला, इलेक्ट्रॉन बोला नहीं है, ध्यान रखना. विल एक्सपीरियंस एनी फोर्स ऑन द मैग्नेटिक फील्ड इफ, लिखा है ब्रैकेट में, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, आपको पता रहना चाहिए. यू नो अल्फा पार्टिकल, यू नो बीटा पार्टिकल, यू नो गामा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल जो रहता है आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रहता, पता होगा तो. क्या पूछ रहा हूँ, इफ के बाद क्या हो रहा है, इट इज प्लेस्ड इन द फील्ड एट रेस्ट, या रेस्ट बोला, ध्यान रखना. इट मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड, कैसे मूव करना है, पैरेलल टू द फील्ड लाइंस. थर्ड केस जो बोल रहा है, इट मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस. जस्ट योर आंसर इन ईच केस, इन ईच केस में आपका आंसर देना है. सिंपल कंसेप्ट है, आपको फॉर्मूला पता रहना चाहिए. यू नो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला रहता है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, वो पता रहना चाहिए. पता है आप लोगों को, पढ़े हो कहीं? यू नो पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है, चलो अपन मैं बताता हूँ. F इज इक्वल टू बी क्यू वी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, हायर क्लास में उसको बी क्यू वी बोलते हैं बिकॉज थीटा के वहाँ पे 90 लेते हैं अपन. बताऊंगा बाद में क्यों, मैक्सिमम फोर्स जो भी मिलता है आपको. तो ये फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए. फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल हैविंग चार्ज क्यू, देखो इलेक्ट्रॉन नहीं बोले अपन, पॉजिटिव चार्ज बोलने के बाद आप इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकते, क्यों लिया अपन ने, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल है, मूविंग विद वेलोसिटी v इन द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला याद कर लो बस, ये फॉर्मूले में सब कुछ है.
F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, जो थीटा वो एंगल बिटवीन किसके बीच का है, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसमें जो पार्टिकल वेलोसिटी उनके बीच का एंगल है। यहाँ लिखा है वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड B। पहली केस क्या था, पहली केस में क्या हुआ था, देखो पहली केस में क्या बोला था उसने, इट इज प्लेस्ड नियर द फील्ड एट रेस्ट। रेस्ट बोला क्या होता है, चैप्टर मोशन में पढ़े अपने, जब पार्टिकल रेस्ट पे रहता है इसका मतलब क्या दे रहा, वो आया क्या ध्यान में, क्या दे रहा, उसकी जो वेलोसिटी रहेंगी वो क्या रहेंगी, जीरो रहेंगी। एनीथिंग इज जीरो, जीरो मल्टीप्लाई एनीथिंग इज ऑलवेज जीरो। तो यहाँ पे आपको वही होगा देखना, when अल्फा पार्टिकल इज एट रेस्ट, v जीरो हो गया, दिख रहा है आपको, v क्या हो गया, v क्या हो गया आपका, v जीरो हो गया, v जीरो हो गया तो ऑटोमेटिकली इसके जब मैं डालूंगा इसे v की वैल्यू जीरो हो गई, एंगल कुछ भी रहे, v अगर जीरो हो गया, जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग ऑलवेज जीरो, तो आपके f की वैल्यू जीरो आ जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे नो फोर्स एक्ट ऑन द पार्टिकल। होप्स आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट केस थी व्हेन द अल्फा पार्टिकल, देखो व्हेन द अल्फा पार्टिकल पैरेलल बोले तो थीटा की दो वैल्यू हो सकती है ना, मैग्नीट्यूड में बात कर रहा हूँ, थीटा की दो वैल्यू हो सकती है, तो थीटा हो सकता है जीरो हो सकता है, या फिर हो सकता है 180 डिग्री। बट दोनों केस में आपको पता रहना चाहिए वो 0 डिग्री रहे कि 180 डिग्री रहे, साइन ऑफ जीरो इज ऑलवेज जीरो, साइन ऑफ 180 डिग्री ऑलवेज जीरो। तो साइन थीटा की वैल्यू ऑलवेज जीरो ही आएंगी वहां पे, है ना, वो पैरेलल रहे कि एंटी पैरेलल रहे, दोनों केस में जीरो आने वाला है। वो यहाँ पे बताया गया कि जो थीटा रहेगा वो यहाँ पे इनके बीच का जो एंगल है वो आपका जीरो हो गया है। When the alpha particle moves parallel to the magnetic field theta equal to 0, then the BQV, ये कुछ भी रहे, V कुछ भी रहे, BQ, बट थीटा जीरो हो गया ना, तो साइन जीरो कितना होता है, जीरो होता है। अगेन नो फोर्स एक्ट ऑन इट। दो केस में चले गया, कोई फोर्स नहीं होगा। तीसरी केस, अब क्या करना है, उनके बीच का एंगल कितना 90 डिग्री लेना है, साइन 90 इज 1, फोर्स मिलेगा, मैक्सिमम फोर्स मिलेगा आपको, मैक्सिमम फोर्स मिलेगा, वो यहाँ बोला गया है। When the alpha particle moves perpendicular, when moves perpendicular, यहाँ परपेंडिकुलर था, यहाँ पैरेलल था, उसके पहले में रेस्ट पे थे अपन, राइट, यहाँ पे रेस्ट पे थे अपन, क्या बोल रहे हैं अपन, when the alpha particle moves perpendicular to the magnetic field, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी, sin 90 is 1, तो what we get f is equal to bqv, ये वैल्यू 1 होगी, आपकी ये वैल्यू पूरी 1 में चली गई, राइट, तो we get maximum force, वो यहाँ पे लिखा है, on magnetic field due to the current carrying through a circular wire or loop। तो होप्स आपको समझ में आएगा। जब आप थीटा की वैल्यू पे ध्यान देना चाहिए था आपने, यहाँ पे थीटा अगर 90 डिग्री तो क्या होगा, साइन 90 इज 1, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम फोर्स मिलेगा, बाकी केस में आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही थी, यहाँ पे फोर्स एक्ट होगा, जो रहेगा मैक्सिमम रहेगा। तो होप्स आपको समझ में आएगा। अब मैं नेक्स्ट बोर्ड मूव कर रहा हूँ होमवर्क क्वेश्चन की तरफ। तो होप्स आपने अभी तक सब क्वेश्चन समझे होंगे। लाइक तो बनता है, लाइक कर दो वीडियो को, मैं मेहनत कर रहा हूँ, अभी मेहनत करो। तो होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके बाद पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। ऑन व्हाट फैक्टर, वापस से आ गया, does the magnetic field produced by current carrying solenoid depends। देखो रिपीटेड हो रहे क्वेश्चन, बार बार रिपीट हो रहे, तो होप्स आपको समझ में आऊंगा, तो आप इस पे मेहनत करोगे। नेक्स्ट इसका आंसर में वो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। थैंक यू वेरी मच, गुड डे एंड गुड बाय, टेक केयर, बाय।